इनके बारे में झूठ बोलना और अपने ही जो आप कहते हैं गोल्डन पीरियड उसके बारे में भी झूठ बोलना, बुद्ध के बारे में झूठ बोलना, और जो इनका एक बहुत बड़ा प्रचार है जिसको ये लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ये कहते हैं कि बुद्ध ने हमारे देश के लोगों को नपुंसक बना दिया। जो भी हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानता है कि यहाँ से बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आते थे तिब्बत से, चीन से, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके दस्तावेज में ये बातें बिल्कुल मौजूद हैं कि दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई नालंदा में। एक तरफ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे जो यूनिवर्सिटी को चला रहे थे, और दूसरी तरफ उनको एक नाम दिया गया है तीर्थिका, जो तीर्थ यात्राओं पर और तीर्थ स्नान पर जो विश्वास रखते हैं उनको वो तीर्थिका कहते थे, व्यंग से। अच्छा। इनके बीच में लड़ाई हुई, और ये भी वो मानते हैं कि ये जो बुद्ध के मानने वाले थे उन्होंने इनको थोड़ा अपमानित भी किया, इनके विचारों का मजाक उड़ाया। तो उन लोगों ने एक यज्ञ करके, आग लगा करके पूरे नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया। हमारा देश दुनिया में तो 2-3 लोगों के नाम से ही जाना जाता है, बुद्ध और गांधी, कबीर, अशोक, अंबेडकर, फूले। हाँ, तो ये नाम बाहर जाने जाते हैं। इतिहास को दबाने का और मिटाने का जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है, वो लगातार हमारे देश में की गई है। मतलब वो जो वैचारिक परंपरा को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अशोक कहाँ चले गए, अशोक कैसे मिट गए हमारे इतिहास से। एक इतना बड़ा सम्राट, मतलब अशोक को भी मिटाया जा रहा है, बुद्धा को भी मिटाने की कोशिश। बुद्धा को तो हिंसा से मिटाया गया, अशोक को तो जो भी उसके बारे में लिखा गया था उसको गायब करके किया गया। इतिहास में सत्ता का खेल है। जब सरकारें बदलती हैं तो सबसे पहले स्कूल का इतिहास का सिलेबस बदला जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इतिहास सिर्फ इतिहास नहीं है, उससे बच्चों का मस्तिष्क कंट्रोल किया जाता है और उससे वर्तमान भी कंट्रोल होता है और फ्यूचर की राजनीति भी तय होती है। याद कीजिए 1857 के विद्रोह का क्या कारण था? कारतूस, सुअर और गाय की चर्बी का। अंग्रेज बीफ भी खाते हैं, पोर्क भी खाते हैं। उनको क्या पता था कि इसके इतने रिलीजियस मायने होंगे कि हिंदू मुसलमान दोनों विद्रोह कर देगा। विद्रोह हुआ। 57 के बाद अंग्रेज सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब उन्हें पता लगा कि ये वजह ये है, तब उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत करवाई। अर्थात अभी भी जो आईएएस बनते हैं या सिविल सर्विस में जाते हैं, उनको इतिहास और जिस कैडर में है वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, उनकी बोली, कौन सा सेंसिटिव मैटर है, ये सब पहले उनको तैयार किया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत की है इसलिए कि अगर बेहतर तरीके से आपको प्रशासन चलाना है तो लोकल कस्टम, संस्कृति, खान पान, इतिहास, कल्चर सब जानना जरूरी है। इसलिए इतिहास डेड पास्ट नहीं होता है, एक मृत अतीत नहीं होता है, वो जिंदा होता है। वो हमारे आपके कंधों पर ट्रैवल करता है और वो दिशा तय करता है किसी मुल्क का। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। अभी हाल ही में आपने सुना है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस में बदलाव किया है, मुगल काल हटा दिया गया, कई और सारे चेंजेस किए गए। पॉवर्टी, गरीबी को नहीं पढ़ाया जाएगा, गरीबी भी हटा दिया गया है और बहुत सारी और सूचनाएं हैं। क्या यह सिर्फ मुगल काल को हटाया जाना है या इतिहास में और खेल भी हो रहा है? इस एपिसोड पर, इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीपीआईएम के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर सुभाषनी अली जी हैं और आजकल इतिहास खूब पढ़ रही हैं। हाथ में डी एन झा की किताब है, अगेंस्ट द ग्रेन। डी एन झा मेरे गुरु जी थे, अब इस दुनिया में नहीं है। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बतौर पॉलिटिशियन, वैसे लेफ्ट में कहते हैं कि लेफ्ट में बगैर पढ़े हुए कोई लेफ्टिस्ट नहीं हो सकता है, कि बगैर ज्ञान के कोई लेफ्टिस्ट बन नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ नारे नहीं लगाए जाते हैं, मुद्दों की समझ भी होती है। तो आजकल सुभाषनी जी इतिहास पढ़ रही हैं, होली काऊ पढ़ चुके हैं, बी फिटिंग वाला किताब, और इसमें एक
चैप्टर बीफ ईटिंग पर भी है, रिव्यू है शायद हैं? इसमें बीफ ईटिंग पे भी है। बीफ ईटिंग पर है। हाँ, तो डीएन झा साहब की किताब है, बुद्धिज्म पे है। तो ये इतिहास को कैसे देख रही हैं, जो इतिहास में काट छाट हो रहा है। आजकल प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं, कथावाचक भी इतिहास लिख रहे हैं। जरा देखते हैं, बात करते हैं सुभाषिनी जी से कि कैसे देख रही हैं। जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको तो कई एपिसोड्स में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आज शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरुआत आज करते हैं। अभी आज बुद्धिज्म पे फोकस करें। हाँ, उस पे भी कर सकते हैं। और मतलब झा साहब जी, देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं और उनको ये कहते हैं ये मार्क्सवादी थे, ये कम्युनिस्ट थे, और उड़ा देते हैं। पहली बात तो मार्क्सवादी होना कोई पाप नहीं है, और चीज़ों को एक वैज्ञानिक दर्शन है ना, उस समझ देता है, वैज्ञानिक तरीके से देखना भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जितने अच्छे हमारे देश के इतिहासकार हैं, और झा साहब से ही हम कहेंगे, उन्होंने हमेशा दूसरों की भी बहुत कद्र की है। तमाम इतिहासकारों को उन्होंने कोट किया, उनको पढ़ा है, जिनका लेफ्टिज्म से, कम्युनिज्म से कोई दूर दूर का भी रिश्ता नहीं था। लेकिन केपी जायसवाल को ही बहुत कोट किया है। केपी जायसवाल को ही बहुत, उनको भी, जायसवाल जी को भी कोट किया है, दूसरे लोगों को कोट किया है जो संस्कृत के स्कॉलर्स थे, क्योंकि झा साहब खुद भी संस्कृत के स्कॉलर्स थे, उनको भी कोट किया है। और वो बार बार यही कहते हैं कि जो लोग आज इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो पाठ्यक्रम में है, वो सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये है कि वो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़ इन द सेंस कि वो पढ़ते लिखते नहीं हैं, वो ज्ञान अर्जन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। वो एक एजेंडा लेकर के उसमें चीज़ों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने कहीं पढ़ा बहुत अच्छा कि चूंकि जो भी संघ परिवार है या जो भी है, जो सरकार चला रहे हैं और ये सारे काम कर रहे हैं, चूंकि ये कोई बेहतर भविष्य का चित्रण लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए वो एक काल्पनिक आदर्श अतीत को गढ़ के लोगों को वही दिखाने में और उसी से चकाचौंध करने में लगे हुए हैं। ये कुछ हद तक मुझे सही भी लगता है। अब जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा हुई, लोगों ने उसको अपने तरीके से मनाया, लेकिन उस समय हमने लोगों से चर्चा भी की, बातचीत भी की। और मैं आपको बताऊं, मैं बस्तियों में थी उस समय, नगर निकाय के चुनाव में। मैंने वहाँ बस्तियों में भी बात करने की कोशिश की, लोगों को समझाना शुरू किया कि बुद्ध क्यों महान है। इसलिए नहीं कि वो देवता है, इसलिए नहीं कि वो अवतार है, वो क्यों महान है। इसलिए कि एक तरह की समानता की लड़ाई को उन्होंने शुरू किया। हम ये नहीं कहते हैं कि वो तो गलत हो जाएगा, आप तो हिस्टोरियन हैं, आज की थिंकिंग तब नहीं हो सकती थी, लेकिन ये जो उस जमाने के हिसाब से जो है, हाँ, कि जो जन्म आधारित भेदभाव है उसको तोड़ने का जो उन्होंने तरीका निकाला कि मांग के खाओ। तो ये जो खान पान में हमारे देश में इतना ज़्यादा भेदभाव होता है, उसको तोड़ने का ये कितना बड़ा तरीका था। और आज भी हम नहीं समझते हैं कि हम में से बहुत लोग हिम्मत करेंगे कि एक कटोरा लेकर के हम लोग घर घर जाएं और जो भी लोग जूठन डालें, कुछ भी डालें, उसको हम खाएं। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन ये उन्होंने किया और अपने अनुयायियों से भी करवाया। लेकिन इसके साथ जो उनकी मुहिम चली, जो एक उन्होंने तार्किक चीज़ों को लोगों के सामने रखा और कहा भाई तर्क से काम लो। और जब भगवान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो मेरे लिए प्रासंगिक ही नहीं है, क्योंकि आपको नैतिक आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए, वो हो या न हो। तो ये जो उनकी बातें थी, निश्चित रूप से जो हमारे देश में जन्म आधारित भेदभाव, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, श्रेष्ठता, और हाँ, तो उसके लिए तो ये बर्दाश्त के बाहर था। तो हमने ये काफ़ी पढ़ने की कोशिश की और कई जगह ढूंढना पड़ता है कि आखिर बुद्ध तो हमारे ही देश में पैदा हुए, लेकिन उनकी जो सोच थी वो हमारे ही देश में मारी गई। कैसे मारी गई, क्यों मारी गई? तो पहले तो हम लोगों को बहुत आराम से बता दिया जाता था, नहीं हम बहुत सहिष्णु लोग हैं, तो हमारे यहाँ बुद्ध को भी अपना लिया गया, उनको विष्णु का अवतार बना करके उनको भी संभाल लिया गया। तो भाई उनको आपने संभाल लिया, लेकिन उनकी सोच कहाँ गई? समाया क्यों? मैंने कहा ये सवाल उठता है कि आप कहते हैं संभाल लिया,
लेकिन उनकी सोच कहाँ गई? उनकी सोच को तो आपने अहमियत नहीं दी। तो फिर पढ़ना शुरू किया, तो फिर ये समझ में आया कि ये डी.एन. झा जैसे लोग कितनी इनकी ज़रूरत है, इनको पढ़ने की कितनी ज़रूरत है। हम तो बार बार लोगों से कहते हैं कि आप पढ़िए। अगर जो कुछ हो रहा है हमारे देश में, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इससे लड़ने के लिए आप पढ़िए। अब इस किताब में आप तो जानते हैं उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन पर हम लोग बाद में भी आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बौद्ध धर्म कैसे यहाँ ख़त्म किया गया, उसका उन्होंने ऐतिहासिक ग्रंथों से तमाम सामग्री जुटा करके हमारे सामने रखा। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए किसके हित में था इसको ख़त्म करना। तो जो लोग वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, केवल वही नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और भी है कि अशोक तो बौद्ध हो गए, और अगर उनके हम जो वो स्तंभ है उस पर जो उन्होंने लिखा है कि अच्छा राजा कैसा होना चाहिए, कि उसको किस तरह से जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए वगैरह वगैरह, ये बुद्ध की प्रीचिंग थी जी। लेकिन उनका एक लड़का जो शायद कश्मीर साहिब में कहीं राजा वाजा बन गया, उसका नाम है इसमें, वो बौद्ध नहीं बना। एक लड़का जलुक, हाँ जलुक, करेक्ट। एक लड़का तो शैव था, आर्डेंट शैव। हाँ, एक तो चला गया प्रचार में लंका वगैरह। ये जो लड़का था जो राजा बना, ये बहुत क्रूर किस्म का शैवाइट था। और ये कोई संयोग नहीं कि जो लोग क्रूर थे, राजा थे, अपने आप को बिल्कुल जिसको कहना चाहिए तानाशाह के रूप में पेश करना चाहते थे, उनको जो ब्राह्मणवादी संस्कृति थी वो बहुत भाती थी। क्योंकि उसके अनुसार राजा का कर्तव्य केवल ये था कि वो ब्राह्मणों को खुश रखे, उनको जमीन दे, उनको सब दे, टू मेंटेन द वर्णाश्रम धर्म। बाकी वो चाहे जितना क्रूर हो, वो भगवान का रूप है दुनिया में, उनको भगवान के रूप में ब्राह्मण पेश करेंगे। और वो चाहे जितना क्रूर हो, चाहे जितना बड़ा अत्याचारी हो, वो सब चलेगा। वो राजा है, राजन है, और उसका मेन काम है दंड देना, लोगों को दंडित करना, टैक्स वसूल के जी, दान देना, जी, इनको दान देना। तो ये कोई संयोग नहीं है कि बुद्ध के बाद बहुत सारे जो राजा हुए, अब हर्ष के जैसा राजा बना तो उसने फिर वही नैतिकता पर अपने राज को चलाने की कोशिश की। ये बातें आती हैं हिस्ट्री में। लेकिन जो अन्य थे, जैसे पुष्यमित्र शुंगा थे या वो मिहिरकुला थे, इन लोगों ने, जिन्होंने बौद्ध धर्म पे ही नहीं, बौद्ध स्तूपों पर, बौद्धवादी विचारधारा पर, उनकी मूर्तियों पर जो ज़बरदस्त हमले किए। बौद्ध गया में कहते हैं उस पेड़ को भी काट दिया जिसके नीचे पीपल का जो बुद्ध ने साधना की थी। तो शशांक के बारे में कहा जाता है। हाँ, शशांक के बारे में। तो ये तमाम लोग हैं। तो ये बात सामने आती है कि ज़बरदस्त हिंसा का सहारा लेकर के बौद्ध धर्म को यहाँ पे बाय फोर्स, हाँ, हत्या करके, खून खराबा करके यहाँ पर बौद्ध धर्म की जड़ों को उखाड़ा गया और उनकी जो सोच थी उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। और ये कहना कि उनको विष्णु का अवतार बना दिया, ये तो एक तरीका होता है कोऑप्ट करने का, और ये हुआ। अब इसमें जब हम जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें साफ हो जाती हैं। तो ये क्या हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा? आप कह रहे हैं हम गोल्डन एज की बात कर रहे हैं, चलिए जब मुसलमान नहीं आए थे, आप मुगल हिस्ट्री को साफ कर रहे हैं, लेकिन इसकी पहले की हिस्ट्री आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं? कौन सा गोल्डन पीरियड है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं? अगर गोल्डन पीरियड होता तो बुद्ध और महावीर यहाँ पैदा नहीं होते अत्याचार और इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, और उनके इतने अनुयायी नहीं बनते। उनके अनुयायी कौन थे? आपने खुद देखा है, जो कविताएं लिखी हैं, जो लोग संघ में गए, महिलाएं और पुरुष, वो ज़्यादातर दलित वर्ग के हैं, कामकाजी वर्ग के हैं, ऐसे लोग हैं जिनका उत्पीड़न हुआ है। पहले जो शुरू के डिसाइपल थे बुद्धा के, वो सब तो अब ब्राह्मण थे, वो एक आध थे, लेकिन सब नहीं। फिर उनमें जिनको कहते हैं चांडाल, वो भी शामिल हो गए। तो और जो संघ का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ कोई जात पात नहीं, यहाँ सब बराबर है संघ के अंतर्गत, तो जो उनके अनुयायी बने वो वही हैं जो बाद में कबीर के बने, जो बाद में रविदास के बने। मतलब जिन्होंने भी इस देश में
इस वर्ण आश्रम धर्म के अत्याचार और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये तमाम वर्ग उनके साथ जुड़े हैं। और इसीलिए बड़ी क्रूरता से इस सोच के खिलाफ, तो इसीलिए मैं सवाल मेरा ये था कि क्या जो ये गोल्डन एज बता रहे हैं, क्या इस गोल्डन एज की सच्चाई वो रखेंगे? क्योंकि बुद्ध की कहानी आपको रखनी पड़ेगी, महावीर की कहानी रखनी पड़ेगी, चारवाक की रखनी पड़ेगी, इनके खिलाफ क्या हुआ वो भी रखना पड़ेगा। हर्ष कौन थे, अशोक कौन थे? आपने तो अशोक का पूरा इतिहास गायब कर दिया। ये किसने गायब किया? आखिर जो हमारे देश में, इस भूभाग में जो पहला सम्राट था, ये कैसे हो सकता है कि उसकी बात को अंग्रेज़ों ने, उसके जो स्तंभ थे उनके ऊपर जो लिखा हुआ था उसकी डिसाइफरिंग करके पता चला, हमको बताया गया कि अशोक नाम का एक सम्राट था। कहाँ चला गया उसका इतिहास? तो मैं दरअसल जो बात आपसे कहना चाहती हूँ ये कि इतिहास को दबाने का और मिटाने का जो काम है, ये भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है, वो लगातार हमारे देश में की गई है। मतलब वो जो वैचारिक परंपरा को जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अशोक कहाँ चले गए, अशोक कैसे मिट गए हमारे इतिहास से। एक इतना बड़ा सम्राट, मतलब अशोक को भी मिटाया जा रहा है, बुद्धा को भी मिटाने की कोशिश। बुद्धा को तो हिंसा से मिटाया गया, अशोक को तो जो भी उसके बारे में लिखा गया था उसको गायब करके किया गया, उनको इतिहास में रखा ही नहीं गया। भाई पुराण है, ये है, वो है, दूसरे राजा। लेकिन मैम आप तो सांसद भी रही हैं और जब आप पार्लियामेंट में रही होंगी, इन सब डिबेट भी हुआ होगा। मोदी जी तो विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती से आया हुआ, बुद्ध जयंती में बड़ा भाषण भी दिए हैं। क्योंकि बुद्ध का नाम बाहर है, वो अगर कहेंगे कि मैं मनु की धरती से, मैं मनु की धरती से आया हूं तो कौन उनको पूछेगा? हमारा देश दुनिया में तो 2-3 लोगों के नाम से ही जाना जाता है, बुद्ध और गांधी, कबीर, अशोक, अंबेडकर, फूले। हाँ, तो ये नाम बाहर जाने जाते हैं। और सबसे ज्यादा तो नेचुरली बुद्ध की तो आज भी कई देशों में उनकी पूजा होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं जो बात कहना चाह रही हूँ कि हिस्ट्री को यूटिलाइज करना, जिसको कहते हैं वेपनाइज करना, हथियार के रूप में इस्तेमाल करना, और हिस्ट्री से कई चीज़ों को गायब करने की कोशिश, वो नहीं है। इस देश में वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखने वाले लोगों ने इसका हमेशा इस्तेमाल किया है, और इसीलिए अशोक हमारी हिस्ट्री से गायब कर दिए गए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इसमें, अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इसमें उन्होंने लिखा है कि ये तो बातें सबको मालूम है, जो भी हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानता है, कि यहाँ से बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आते थे तिब्बत से, चीन से, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में, उनके दस्तावेज में ये बातें बिल्कुल मौजूद हैं कि 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई नालंदा में। एक तरफ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे जो यूनिवर्सिटी को चला रहे थे, और दूसरी तरफ उनको एक नाम दिया गया है तीर्थिका, जो तीर्थ यात्राओं पर और तीर्थ स्नान पर जो विश्वास रखते हैं उनको वो तीर्थिका कहते थे, व्यंग से। अच्छा। इनके बीच में लड़ाई हुई, और ये भी वो मानते हैं कि ये जो बुद्ध के मानने वाले थे उन्होंने इनको थोड़ा अपमानित भी किया, इनके विचारों का मजाक उड़ाया। तो उन लोगों ने एक यज्ञ करके, आग लगा करके पूरे नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया। ये बुद्धिस्ट डॉक्यूमेंट्स में तिब्बत के अंदर बातें मौजूद हैं। इनका अनुवाद हमारे देश के इतिहासकारों ने किया। उसमें एक यादव जी हैं, बीएनएस यादव, जो बिल्कुल न मार्क्सवादी थे न कम्युनिस्ट थे, दूर दूर से भी नहीं थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या ये आएगा जो ये कह रहे हैं कि मुगलों के पहले का इतिहास हम उसका महिमा मंडन करेंगे, क्या ये बातें उसमें आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो वही काम कर रहे हैं जो इनके सोच के अनुसार नहीं है, उसको मिटा रहे हैं। जैसे कि अशोक को मिटाया गया, अब वो बहुत सी चीज़ों को मिटा रहे हैं। कहने के लिए वो मुगलों को हटा रहे हैं, क्योंकि इसमें उनको थोड़ा सा लगता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण कुछ हो जाएगा, लेकिन केवल मुगलों को वो नहीं हटा रहे।
एक बहस है कि क्या सती प्रथा उसमें को, फिर उनके जितने मनसबदार और जाएगा, बीरबल कहाँ जाएगा? नहीं बीरबल कहाँ जाएगा, जो राणा सती प्रथा के खिलाफ जो अकबर ने कदम उठाया वो कहाँ जाएगा? जो तमाम वेदों, उपनिषदों और सारी चीजों का अनुवाद पहली बार, मतलब उस तब तक तो ये ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा था, उनको लिखा गया अकबर के ज़माने में और बाकी मुगलों के ज़माने में। ये तो सारी चीज़ें हैं जिनको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और उनको फिर फारसी में लिखा गया, फिर फारसी से वो देश के बाहर गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उन्होंने जो अत्याचार किया, आप लिखिए उसके बारे में, राजा अत्याचार करते हैं, इन्होंने भी किया होगा। लेकिन इनके बारे में झूठ बोलना और अपने ही जो आप कहते हैं गोल्डन पीरियड, उसके बारे में भी झूठ बोलना, बुद्ध के बारे में झूठ बोलना, और जो इनका एक बहुत बड़ा प्रचार है जिसको ये लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ये कहते हैं कि बुद्ध ने हमारे देश के लोगों को नपुंसक बना दिया। उनकी जो थ्योरी अभी इतने सारे मुल्क में बुद्धा को मान रहे हैं ये जो इनका नॉन वायलेंस था, इनका जो ये सारी चीज़ें थी कि हिंसा मत करो, मारो मत, ये वो, इससे उन्होंने हमारे लोगों को नपुंसक बना दिया और इसीलिए मुसलमान इतनी आसानी से यहाँ चले आए। तो ये भी झूठ है, क्योंकि अभी मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे 3 हफ्ते में गिलवान घाटी खाली करवा लिए थे, और अभी 3 साल से घुसा हुआ है, तो ये काहे नहीं खाली करवा रहे हैं? इनसे मैं आपसे दूसरी बात कह रही हूँ। अब ये जो हो रहा है, चलिए इस पर तो जो कुछ इसके अलावा जब तक ये गजनी वगैरह आए तब तक तो जो ब्राह्मणवादी राजा थे उन्होंने तो, जिसको गांधार कहते हैं यानी अफगानिस्तान या कश्मीर, यहाँ से तो उन्होंने बुद्धिज्म को खत्म ही कर दिया था एकदम, मार मार के। ये जो शुंग था उसने तो कहा हम इतना देंगे, एक जिसको शामन कहते हैं, एक बुद्धिस्ट को लाओगे मार के तो मैं 100 दिनार या जने क्या दूंगा। तो उन्होंने तब तक तो कत्लेआम करके इनको खत्म कर दिया था। तो जब ये मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो बुद्धिस्ट लोगों से उनका नहीं मुकाबला हुआ, तो जो तथाकथित हिंदू नाम तो था नहीं, शैवाइट थे, वैष्णव, उनसे हुआ है। तो ये जो इनका प्रचार है ये बुद्ध के खिलाफ है, चाहे बुद्ध का नाम ले, ये उन तमाम लोगों के खिलाफ है जिन्होंने समाज सुधार का काम हमारे देश में किया है। तो ये हम कहते हैं बड़ा सवाल है कि आप हटा रहे हो मुगलों को, आप कह रहे हो हिंदुओं का एक गोल्डन पीरियड था जो इसके पहले का पीरियड था। तो इस गोल्डन पीरियड में बुद्ध क्यों पैदा हुए, महावीर क्यों पैदा हुए, उनकी मुहिम क्यों चली, चारवाक क्यों पैदा हुए, आप इनके बारे में क्या दिखाओगे, इनके बारे में क्या बताओगे? कह रहे हैं कि हमारा गोल्डन युग है। किसका? डीडी कोसांबी ने लिखा है ना। हाँ, कि ये हमारा गोल्डन, नहीं, ये गोल्डन एज न अतीत में है ना अब है, भविष्य में है। हाँ, तो वो तो जो जिस दर्शन से किताब लिख रहे हैं तो उनका तो मनुस्मृति का गोल्डन एज है। बस वही तो मैं कह रही हूँ। तो फिर वो भी बताएंगे नहीं, बढ़ा चढ़ा के कुछ राजाओं को इनको उनको बताएंगे, लेकिन जो बात है अल्टीमेटली जो लोग बता रहे हैं कि वो रामायण और महाभारत को ही इतिहास के रूप में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो भी कोई गोल्डन एज नहीं है भाई। उसका भाई क्या गोल्डन एज है कि 2 भाइयों के लड़के इतना आपस में लड़ रहे हैं कि उन्होंने पूरे मतलब समाज में कत्लेआम। रामायण तो और 300 रामायण है, रामायण में इतनी रामायण है, फिर वाल्मीकि रामायण अलग और तुलसीदास की अलग। तो फिर आप क्या दिखाएंगे कि ये जो आपके मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उन्होंने शंभुक का वध भी कर दिया। भाई क्यों किया? शंभुक जैसा क्यों पैदा हुआ, क्यों वो रिवोल्ट कर रहा था, क्यों ये सब कर रहा? भाई क्या सिखाएंगे आप? सवाल सबसे बड़ा लोगों को ये पूछना चाहिए कि ये आप हटा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाएंगे क्या? अगर आप केवल प्री मुस्लिम हिस्ट्री, मुगल भी नहीं, प्री मुस्लिम हिस्ट्री ही ग्लोरीफाई करके पढ़ाएंगे तो क्या आप उसमें पढ़ाएंगे? एक सवाल और मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और आप तो इनके स्टूडेंट भी रहे। मैं DN झा साहब का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे गुरु बहुत बढ़िया श्रीमाली जी का स्टूडेंट हूँ, और मैं यंगस्टर के बीच रहता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ इतिहास को लेकर। जिस तरह का इतिहास का सिलेबस ये बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ी कि खाली दलित बैकवर्ड थोड़ी पढ़ेगा, गरीब थोड़ी पढ़ेगा। हाँ। वो तो जो अर्बन एलीट हैं, ये भी तो उनको भी तो पढ़ना पड़ेगा। सिंधु LSR में कौन लोग पढ़ेंगे? नहीं के बच्चे पढ़ेंगे, बड़े लोगों के।
तो एक किस तरह का जनरेशन, देखिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, कोलंबिया में तो इतिहास पढ़ाया जा रहा है ना, पेंसिल्वेनिया, सारे यूनिवर्सिटी में मिडिएवल भी पढ़ाया जा रहे हैं, सब रिसर्च हो रहे हैं। आखिर ये किस तरह का जनरेशन तैयार करने की कोशिश वही तो डर लगता है कि ये तो वैसे भी हमारे देश में अंधविश्वास, पागलपन की कमी नहीं है। तो अगर इसको तो एक तो मैं ये सोच रही हूँ कि कितना कंफ्यूजन होगा कि आपको यहाँ का इम्तिहान लिखने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा और वहाँ के लिए कुछ नहीं, इवन ये जो आपका नीट जी ये सब है, इसके लिए आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। बाहर जाने के लिए आपको और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो गरीब का बच्चा तो फिर कंपटीशन में कहीं बैठ ही नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा इसका असर होने वाला है। फिर आप देखिए, ये सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, अब बाकी तो आएंगे जो कर रहे हैं। अब ये साइंस में डार्विन को हटा रहे हैं। और इसमें देखिए मजेदार बात कि जो इस्लामी मुल्क हैं वहां भी डार्विन नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो कई जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं वो कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है। तो ये जो कट्टरपंथी नॉन साइंटिफिक सोच के लोग हैं, हाँ, टू एक्सट्रीम मिले हुए इस पर। लेकिन आप क्या मॉडर्न साइंस को समझ सकते हैं बिना डार्विन के? आप क्या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बिना अंतर विरोध के टकराव को समझे, क्या समझ सकते हैं? नहीं। तो क्या आप पढ़ाएंगे? आप मान लीजिए हिस्ट्री में किसी को नहीं जाना है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन साइंस में तो फ्यूचर है। आप उसमें क्या पढ़ाएंगे? तो ये बातें सिर्फ मुगलों तक सीमित नहीं है। हम कहते हैं चलिए आप करिए उनके साथ, उनके ऊपर तो इतना लिखा गया कि आप उनसे बच नहीं सकते, उनकी इतनी इमारतें भी खड़ी हैं कि आप उनसे, लेकिन जो बातें हैं जिसको आप कह रहे हैं कि गोल्डन एज से हमारे संबंधित है, उनको भी तो आप छुपाएंगे। गोल्डन एज में तो अमृत मंथन हुआ था, तो अमृत मिला था देवताओं को, असुर और विष मिला था असुरों को। विष किसको मिला? असुरों को। तो असुर वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना कि असुर तो यहाँ के SC ST OBC, तो कौन है वो तो अब घोषणा कर दिया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी एज पढ़ाना चाहें तो उसके इतिहास का बहुत बड़ा पहलू है, आधार है हमारे यहाँ के कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट और सुधार के अभियान। तो ये कैसे आप करेंगे, क्या आप करेंगे? ये तो बड़ा टेढ़ी खीर है जिसको कहना चाहिए। कैसे करेंगे? ज़ॉम्बी क्रिएट करना है, ज़ॉम्बीज़ तो क्रिएट करेंगे ही, लेकिन इतने बड़े साधारण में लोग ज़ॉम्बी भी तो नहीं बनेंगे। ये तो AI ही बता देगा कि आप गलत सिखा रहे हैं। चलिए, हमारे दोस्तों को क्या कहना चाहती हैं जो अम्बेडकर नामा सुनते हैं? इतिहास पे काट छांट, यही कहेंगे कि आप इतिहास को पढ़िए। इतिहास से आपको आज के सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये लड़ाई आज की लड़ाई नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है, और इसको लड़ने वाले लोग ही देश में आज भी माने और जाने जाते हैं। आज भी बुद्ध माने जाते हैं, आपके कबीर, पूरा जो आपका भक्ति मूवमेंट है उससे जुड़े लोग माने जाते हैं। उनके बारे में और उनके संघर्षों के बारे में पढ़िए। और ये जो कहते हैं कि मतलब हिंदू बड़ा सहिष्णु है या ब्राह्मणवादी लोग बड़े, आज भी अगर आप भुवनेश्वर जाएंगे तो वहाँ पर एक पहाड़ी है शहर के अंदर, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बुद्ध मंदिर बने हुए हैं। आज की तारीख में इसी क्षण उनको हिंदुओं के भगवानों की मूर्ति डाल करके हिंदू मंदिर, मठिया बनाया जा रहा है आज भी। इनके पास कुछ है नहीं ना, वो खाली छीना झपटी। जो भी बड़े मंदिर हैं हमारे देश के, उनमें से बहुतों को जगन्नाथ टेम्पल ही बुद्ध मंदिर है जी। जगन्नाथ मंदिर जो है वो बुद्ध मंदिर ही है। वो कम से कम उस स्थान पर है जहाँ पर एक स्तूप था। नहीं, इतना तो हो गया, अभी उसको ढका हुआ है। अभी तो अगर और उसमें हो तो वो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर ये भी बताना पड़ेगा कि आखिर बुद्ध और उसके विचार से लड़ाई हुई क्यों। जब आप कह रहे हैं वो हमारे अवतार है, तो उनकी सोच को आपने नष्ट करने में इतना समय, इतनी हिंसा का इस्तेमाल क्यों किया? ये जो आपका कांचीपुरम का बड़ा मंदिर है, वहाँ शंकराचार्य का मामला भी जुड़ा है उससे, वहाँ भी बुद्धिस्ट अवशेष हैं। अभी निकला अफगानिस्तान से कन्याकुमारी तक हर जगह बुद्धिस्ट अवशेष मिले, और मंदिरों के तालाबों से बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं।
और जो मथुरा का ये पूरा इलाका है, जहाँ रोड बन रहा है वो हाईवे। हाँ, वहाँ पूरा बुद्धिस्ट था वो जो आपका गंधार आर्ट है उस इलाके का, वो सब उसमें बुद्ध की है। अगर आप मथुरा के म्यूजियम में जाएंगे तो बुद्ध की ही मूर्तियां आपको मिलेंगी। जी। तो ये देश बहुत लंबे समय तक बुद्ध के प्रभाव में चला है, रहा है, और उस प्रभाव को खत्म करने के लिए, नष्ट करने में बहुत हिंसा और बहुत ताकत लगाई गई है। ये भी उस गोल्डन पीरियड की एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको क्या बताया जाएगा, क्या लोगों के सामने रखा जाएगा। तो मैं तो आप तमाम बच्चों से जो देख रहे हैं और लोगों से कहूँगी कि आप इसको अपना इतिहास समझ करके पढ़िए। ये हमारा इतिहास है, भारत के जन की इतिहास है, भारत के जन का अपने स्वाभिमान की लड़ाई का इतिहास है। इसको जानना, इसको पढ़ना ज़रूरी है अगर आज के युग में हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। शुक्रिया मैम। और इतिहास में सत्ता का खेल है, इतिहास को नज़रअंदाज मत कीजिए। हिस्ट्री इज़ नॉट ए डेड पास्ट, इट इज़ अलाइव। और इसमें ही राजनीति होता है, राजनीति के सारे खेल इतिहास पर ही खेले जाते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, जो समुदाय अपना इतिहास नहीं जानता वो गुलाम होता है। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो आपको विजेता की हिस्ट्री भी लिखनी पड़ेगी, विजेता बनना भी पड़ेगा और अपना इतिहास भी लिखना पड़ेगा। शुक्रिया, देखते रहे अम्बेडकरनामा। फिर मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय भीम। और मुझे उम्मीद है कि इस विषय पर आगे भी हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। जी, लगातार, बहुत ज़रूरी है। लगातार। शुक्रिया, थैंक यू।